जी समिट के ऊपर गाइस, जी समिट का जो मीटिंग थी ये इंडोनेशिया के अंदर हुई। 2022 की मीटिंग इंडोनेशिया के अंदर होने के बावजूद भी लेकिन इंडिया के लिए इस मीटिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आई। गाइस पॉजिटिव न्यूज़ कौन सी थी मैं आपको बताता चलूँ। गाइस यूके के प्राइम मिनिस्टर के साथ ट्रेड डील साइन की नरेंद्र मोदी ने। इसके अलावा जो बाइडन ने नरेंद्र मोदी को सल्यूट किया। भाई ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रही है ऑल ओवर दी वर्ल्ड की मीडिया के अंदर। गाइस इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान G20 समिट के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता, पाकिस्तान हिस्सेदारी नहीं है। जो बाइडन समिट के अंदर आए और आते साथ ही एंटर होते साथ ही मोदी पर नजर पड़ी तो मोदी को खड़े होकर सलूट किया जो बाइडन ने। तो इसके ऊपर मीडिया ने बहुत हाइप क्रिएट किया कि क्या वजूहत हैं, क्या इंडिया ने इतनी रिस्पेक्ट हासिल कर ली कि अमेरिका जैसी कंट्री भी सलूट कर रही है और जो बाइडन आगे सलूट कर रहा है इंडिया को। एक्चुअली ये सलूट जो बाइडन जो है वो मोदी को नहीं कर रहा। वो बेसिकली एक पॉलिसी मैटर होता है, पॉलिसीज़ उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, तो वो उसको सलूट कर रहा होता है। तो ये कोई पर्सनल रिलेशंस इसके अंदर नहीं आते कि वो उसका कोई बहुत अच्छा कोई दोस्त है तो उसको सलूट कर रहा है, वो ऐसी कोई बात नहीं होती। सर बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि G20 नाम सुनते ही दिमाग में आता है कि बड़ी बड़ी कंट्रीज, इकोनॉमिकल तौर पर स्ट्रॉन्ग कंट्रीज। अनफॉर्चुनेटली अगर हम जिक्र करें अपनी तो हम इकोनॉमिकल तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारा नाम नहीं है G20 के अंदर। अगर मैं बात करूं इंडिया की भी G20 का हिस्सा है। इंडोनेशिया ने अभी 2023 का जो प्रेसिडेंसी थी वो इंडिया के हाथ में दे दी है। अभी इंडिया प्रेसिडेंसी करने जा रहा है, 2023 का इंडिया के अंदर होगा समिट G20 का। क्या समझते हो आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए? अगर इंडिया ये करता है तो पाकिस्तान के लिए क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं या लॉस हो सकता है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान अब तक क्यों नहीं पार्ट बन सका G20 का? जैसा कि आपका सवाल है कि पाकिस्तान क्यों नहीं पार्ट बन सका, इसकी मैं दो वजूहत बता सकता हूँ कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पहली वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली जो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जितनी भी मतलब 1947 से लेकर ऑनवर्ड जितने भी आज तक कोई भी अपनी जो हुकूमत है वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकी। कोई ना कोई इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा है या कोई और बैरूनी ताकतें आकर रजीम चेंज करती रही हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से कोई भी मुल्क इधर आके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी हमेशा सफ़र करती रही है। ठीक है, तो G20 का मकसद ही यही है कि जो पूरी दुनिया के स्ट्रॉन्ग 20 मुल्क हैं जिनके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका इकट्ठ होता है। तो इस हवाले से इंडिया के पास जो मौक़ा, आपने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि इंडिया तकरीबन 10-15 साल से कोशिश कर रहा है कि सलामती कौंसिल में परमानेंट मेंबर बन सके। तो ये एक बड़ी वजह बन सकती है क्योंकि 2023 में इंडिया ने जो G20 समिट करवाना है उसमें ये अपना मुद्दा रखवा सकता है। ठीक है, दूसरी मेन वजह ये है कि जो इंडिया का जो पुराना ख्वाब है कि वो एज ए एशियन टाइगर बनकर सामने आए, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह आ सकती है कि वो G20 बन सकता है इंडिया एशियन टाइगर। बिल्कुल बन सकता है। पहली वजह ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एशिया का लार्जेस्ट कंट्री बात करेंगे यूके को बीट करने के बाद इंडिया इकोनॉमिकल 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। यार कितनी बड़ी बात है, हमारा पड़ोसी मुल्क जो साथ में आज़ाद हुए जी और आज वो कहाँ चला गया, हम कहाँ पर हैं? यही वजह ना, मेन वजह ये है कि यहाँ वहाँ कोई रजीम चेंज नहीं होती, बैरूनी ताकतों का इतना असरअंदाज नहीं होती। ठीक है, वो अपने जो छोटे सनतकार हैं, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल, सबको सपोर्ट करता है। ठीक है, ताकि बाहर से आके जितनी कंपनियां आके इन्वेस्ट करती हैं। पाकिस्तान में बिल्कुल उल्टा है। तो जब तक पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता, पाकिस्तान G20 का नहीं हिस्सा बन सकता। 2000 समिट का जो प्रेसिडेंट होंगे, जो समिट करवाएंगे वो इंडिया के अंदर होगा और नरेंद्र मोदी करवाएंगे। क्या समझते हैं कितनी बड़ी समिट है इंडिया के लिए, और हम अभी तक G20 का पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है। कितना बड़ा अलमिया हमारे लिए सोचने का ये। देखिए जी, अलमिया तो है, और जहाँ तक इंडिया की बात है तो वो अपनी तरक्की कर रहे हैं। इस वक्त उनके पास $600 बिलियन पड़े हुए हैं, और जो पाकिस्तान है वो इस वक्त आपको पता ही है कि जो हालात हैं और डिफ़ॉल्ट की तरफ को जा रहा था, तो बड़ी मुश्किलों से अभी सरवाइव कर रहा है। तो जो आप बात कर रहे हैं G20, वो तो बहुत दूर की बात है। अभी तो हमारी इंडस्ट्री बंद है सारी, हर तरह का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बुरे हालात हैं, और इकॉनमी डाउन है। हर कुछ अरसे बाद कोई ना कोई लॉन्ग मार्च कर देता है। तो ये इसी वजह से जब तक किसी मुल्क की इकॉनमी नहीं चलेगी, G20 तो खैर बहुत दूर की बात है। हमें तो अपने सर्वाइवल के मसले पड़े हुए हैं इस वक्त। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, वार्म वेलकम किया जाता है, हमारे अगर प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं तो उस तरीके से शायद वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाते अपने आप को, या क्या मसला होता है कि
डिफरेंस नज़र आता है? नहीं देखें, रिप्रेजेंट करना तो रिप्रेजेंट भी चलें कर ही लेंगे हम किसी ना किसी अंदाज में, उसका भी चलें कोई इशू नहीं, लेकिन पैसे जो हम जा रहे हैं, फ़र्ज़ करें कंट्री जा रहा है, वो कह रहा है जी मुझे कर्ज चाहिए, ये एक बुरा लगेगा। अगर वो कंट्री जाके मुझे मेरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट चाहिए इतनी और आपको इतना रिटर्न मिलेगा उस पर, ये बिल्कुल अगली नेशन इसको बिल्कुल खुश भी होगी। वेरी इम्प्रेसिव जो इन्होंने बात की है, यही मेरा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है। अच्छा, उसके अलावा फिर अगर हम दूसरा भी पॉइंट देख लें कि एक तो बात करने का तरीका, दूसरी कौम को मोटिवेट करना चाहिए। मतलब आप एक किसी को मोटिवेट ही नहीं कर सकेंगे, आप वहाँ जाकर खुद घबरा गए तो आप फिर मतलब आप क्या सोच के जा रहे हैं कि आपको दूसरे वार्म वेलकम करेंगे, आप किस तरह ये सोच के जा रहे हैं? अच्छा मुझे ये बताएं, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान ग्रो कर रहा है या नहीं? हम ग्रोइंग कंट्री हैं या नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है, क्या रीज़न है? रीज़न आपके सामने है, करप्शन। हाँ। इसके अलावा? इसके अलावा इलिटरेसी है आपकी। और इसके अलावा? इसके अलावा जो दो मेन चीज़ें वो आपको बता दी हैं। जब इलिटरेसी है, इसका मतलब है कि आपके मुल्क में किसी किस्म की कोई स्टडीज़ नहीं हो रही, आपको जो दुनिया में जा रहा है उसका पता ही नहीं चल रहा। ज़ाहिरी बात है। अब हम खुद डॉक्टर्स हैं, मतलब हमारी जो रिसर्चेज हैं वो इतनी ऊपर तक चली गई हैं कि हमारे एक प्रोफेसर बल्कि ये बैठे हुए थे कल, ये बता रहे थे कि प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि आप अगर रोज़ के 25 पेजेस पढ़ेंगे तो आप दुनिया के साथ चलेंगे रोज़ के, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। अच्छा, तो अगर बात की जाए ग्रोइंग नेशन की, अभी G20 की मीटिंग चल रही है इंडोनेशिया में, जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा वार्म वेलकम किया गया है। कभी मतलब ऐसा देखने में आता है कि जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं या कोई रिप्रेजेंटेटिव जाता है उस तरीके से वेलकम नहीं किया जाता, जब इंडिया के जाते हैं तो वेलकम किया जाता है। रीज़न क्या है इसकी? यार रीज़न आप लोगों के सामने है, वो है अपने प्रोजेक्ट्स लेके जाते हैं वहाँ पे। पाकिस्तान सिर्फ अपने मुफाद के लिए वहाँ पे जाता है कि जी इनको वहाँ से कोई इन पैसे मिल जाएं, फंड्स मिल जाएं, एड मिल जाए, मतलब ये अपने प्रोजेक्ट्स तो नहीं ना लेके जाते वहाँ पे। अब इंडिया आप देख लें, इंडिया हमसे बहुत आगे है, सीधी जो बात है। आप आईटी में देख लें, आप हर मेडिकल की फील्ड में देख लें, मतलब वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। वो अपने प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लेके जाते हैं कि भाई हमने इस चीज़ में इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टर इंडिया आए, हमारी कंट्री में आए या हम यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। और हमारे जब जाते हैं तो शायद हमारा ये इशू होता है कि हमारे ना वहाँ पे सैलाब आ चुका है, इस टाइम फ्लड है, इस टाइम ये इशू है, तो हमें थोड़ा सा फंड दिया जाए, हमारे जो कर्जे हैं वो माफ़ किए जाएँ, हम इस इशू से जाते हैं। सारी बात इसी चक्कर में जाते हैं वहाँ पे। आप बात करते हैं थोड़ी सी, ये बताएं कि हम ग्रोइंग नेशन में आते हैं या नहीं आते? पाकिस्तान ग्रो कर रहा है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं कर रहा। क्या रीज़न है? इन्होंने तो रीज़न बता दी दो। सबसे पहली तो रूल ऑफ लॉ है, ठीक है। करप्शन जो उनसी है वो भी आती है, बिल्कुल करप्ट है नेशन हमारी, ओवरऑल ही है, ऊपर से लेके नीचे तक ही है। इंडिया की बात की जाए, उनके प्राइम मिनिस्टर को प्रेज़ किया जा रहा है। ना सिर्फ रशिया, ना सिर्फ यूएस, ना सिर्फ यूएई, बल्कि पाकिस्तान भी मजबूर हो चुका है। इमरान खान साहब ने रिसेंटली कहा है कि इंडिया बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, यानी पाकिस्तान भी उन्हें अप्रिशिएट करने पर मजबूर है। क्या रीज़न है? उनकी पॉलिसीज़ में क्या फ़र्क है, हमारी पॉलिसीज़ में क्या फ़र्क है, उनके लीडर्स में क्या फ़र्क है और हमारे लीडर्स में क्या फ़र्क है? यार एक तो देखें आप, इंडिया में जब से 47 से पाकिस्तान इंडिया बना, एक दफ़ा भी वहाँ पे कोई इस तरह का डिक्टेटर नहीं आया, माशाल्लाह डेमोक्रेसी रही है वहाँ पे, ठीक है। एक कंसिस्टेंट तौर पे 5 साल उनकी हुकूमत चलती है और चेंज हो जाती है। ये सबसे बड़ी रीज़न है, कंसिस्टेंट है वो। दूसरा एक वो बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान से, बहुत बड़ी मार्केट है, उधर इन्वेस्टमेंट बहुत है दुनिया की, उधर और बहुत सारे स्टेक्स बहुत हैं पाकिस्तान में। ऐसे तो देखा जाए पाकिस्तान भी 6वें नंबर पे, 6वें अच्छी है पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे गारंटी नहीं है। आप देख लो, आप पिछले मैं कोई फॉलोअर नहीं हूँ पीटीआई का या नॉन लीग का या किसी का, लेकिन पीटीआई जब आई थी, इमरान खान आए थे, तो कुछ सिक्योरिटी थी लोगों को और इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी, ट्रस्ट था। अभी दोबारा से आप देख लें और पिछले भी हिस्ट्री उठा के देख लें कि आपका कोई ऐसा नहीं रहा, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं रहा। डिक्टेटरशिप में तो बात ही और हो जाती है कि आपको कोई गारंटी हो कि यहाँ पे कोई लोग आके कोई अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो सिक्योर इन्वेस्टमेंट करेगी तो वो बचेगी भी कि नहीं। अब छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, कार फर्स्ट आपकी कंपनी थी, कार फर्स्ट चल रही थी, ये अभी जब से ये नॉन लीग आई है दोबारा, तो वो चले गए उठ के यहाँ से। आप कितनी मेडिकल फील्ड की बात करें, बहुत सी ऐसी कंपनियां, इवन मैंने ये सुना था, आप मेरी करेक्शन कर सकते हैं कि पैनाडोल की जो कंपनी है वो भी जा चुकी है। इसके अलावा डिस्प्रिन की बात कीजिए, इस तरह की जो कंपनीज हैं वो इधर से जाना शुरू हो गई। जाहिर सी बात है जाएंगी, जब उनको सिक्योरिटी नहीं है इधर, उनको पता है कि यार अब तो हमें कुछ देना पड़ेगा, हिस्सा देना पड़ेगा, तो हिस्सा जब देना पड़ेगा तो वो कहते हैं, वो वाली कंपनीज ऐसे काम थोड़ी करती हैं।